हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ओके, तो रेजोनेंस क्या है कि इससे आपको जितनी भी आने वाली रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसमें रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट द नॉलेज ऑफ रेजोनेंस आप कोई भी मैकेनिज्म रिएक्शन की नहीं निकाल सकते या ये नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी जो है नेम रिएक्शन से हो जाए, चाहे रिएजेंट से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, चाहे स्टेबिलिटी से आ जाए कि कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, ये सारी चीज़ें, या कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, कार्बोनायन स्टेबल होगा, तो हर जगह रेजोनेंस एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है। तो रेजोनेंस को हम पढ़ना इसलिए हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, यहाँ पे हम बात करें केमिस्ट्री में भी 3 ब्रांचेस है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तीनों के बेसिक्स जो है, कुछ बेसिक्स कॉमन है, बाकी कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो तीनों के अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऑर्गेनिक में लगा लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आप सिर्फ ऑर्गेनिक के बेसिक्स में पढ़ते हो, वो जो है फिजिकल या इनऑर्गेनिक में उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते। वहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ सकते हो बट वो बेसिक्स में वहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं उसमें क्या है, आपके जितने भी जो फॉर्मूलाज वगैरह हुए, इंटर कन्वर्जन हुए, यूनिट कन्वर्जन वगैरह, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में काम आते हैं। तो ये उसके बेसिक्स है। तो बेसिक्स अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो ब्रांच आपकी ऑलरेडी क्या होगी, अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बेसिक्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं बेसिक के कवर कर रहे हैं आपके इस वाले एग्ज़ाम के लिए ही, जो कि कल है। इसके अलावा जो आने वाला एग्ज़ाम होगा वो उसमें भी क्या होंगे, आपके लिए यूज़फुल होंगे, जो आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस क्या है, सबसे पहले ये समझने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, क्योंकि रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन दोनों आपस में इतना ज़्यादा इंटरमिक्स है कि दोनों को अलग अलग से पढ़ना या अलग अलग समझना बड़ा मुश्किल है। इवन कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि कॉन्जुगेशन ही रेजोनेंस है या रेजोनेंस को ही कॉन्जुगेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप समझ पाओगे रेजोनेंस को। व्हाट इज कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन का क्या रोल है रेजोनेंस के अंदर, ये दो चीजें। देखिए, एक कंपाउंड है कोई भी आपका, ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि कॉन्जुगेशन हम उस कंपाउंड के अंदर, कॉन्जुगेशन उस चीज को बोलते हैं जब डबल और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, वो क्या हो, अल्टरनेशन पे हो। ठीक है, एक डबल एक सिंगल, ये जनरल डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या है, पाई, यहाँ पे क्या है, सिग्मा, पाई सिग्मा। ठीक है, या हम कह सकते हैं डबल सिंगल, डबल सिंगल। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन मतलब एक बॉन्ड डबल, एक सिंगल, फिर एक डबल, फिर एक सिंगल, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। या हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर डबल और सिंगल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा प्लस, ये बॉन्ड यहाँ, ये हुआ माइनस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉन्जुगेशन में है, मतलब मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं, इन्वॉल्व दोनों होते हैं। ठीक है, सिग्मा भी है, हम बोलते जब है तब हम बोलते हैं कि पाई और सिग्मा बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे है या कॉन्जुगेशन में है, बट मूव जो करेंगे वो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे।
तो ये फिनोमिना जब किसी कंपाउंड के अंदर सिंगल पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से समझिए, सिंगल और डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेशन में हो उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, मतलब एक कॉन्जुगेशन में है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट कर देते हो, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये बन के आया, तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, ये अब दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये डिफरेंस हुआ कॉन्जुगेशन में और किसमें, रेजोनेंस में। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉन्जुगेशन कहते हैं जब किसी कंपाउंड के अंदर आपको डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेशन में मिल जाए, और जब वो आप उसको शिफ्ट करके उस मॉलिक्यूल की एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, जिसमें कि पाई बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग होती है, सिग्मा सेम रहेगा, पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग होती है, तो उनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। आगे इसको डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली चीज ये है, यूजुअली आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेशन के लिए जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेशन में होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डबल और सिंगल बॉन्ड ही अल्टरनेशन में हो। पाई बॉन्ड के साथ, एक तरफ आपका पाई है, पाई बॉन्ड के साथ आपका चार्ज भी हो सकता है, प्लस या माइनस रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है जो कि कैटायन के पास होता है जैसे कि, या फिर क्या हो सकता है कि लोन पेयर के साथ भी ये चीजें कॉन्जुगेशन में हो सकती है। तो आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली सिर्फ डबल और सिंगल बॉन्ड ही अल्टरनेशन में हो तभी हम कॉन्जुगेशन नहीं बोल सकते। कॉन्जुगेशन के लिए और भी कंडीशंस हो सकती हैं, वो सारी कंडीशन क्या क्या होंगी वो आगे एक एक करके देखेंगे, पर पहले बेसिक से समझते हैं। अब कॉन्जुगेशन हमने बेसिक देख लिया है कि क्या है और इसका रोल क्या है रेजोनेंस के अंदर। अब समझते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस, कहाँ से ये फिनोमेना आया, क्यों आया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाने की, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, या फिर हम वो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उस मॉलिक्यूल की, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकालते हैं कि भाई ये वाला एटम यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, कुछ भी ऐसा। तो एक हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकालते हैं जिसके अंदर हमें पता चलता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि ये सेंट्रल एटम है, इसके साइड यहाँ पे इतने बॉन्ड एंगल पे होगा, किसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हम सारी प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी उनको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हुआ किसी मॉलिक्यूल का, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, किसके अंदर एडिशन रिएक्शंस होंगी, किसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी। ये सारे फैक्टर, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है मॉलिक्यूल की। ओके, बट क्या होता है कि कभी भी, कुछ केसेस को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक स्ट्रक्चर सारी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लिया आपको पता है कि बेंजीन से ही शुरू करते हैं। बेंजीन एक बहुत ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको सब जानते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब ही कुछ लोग बेंजीन से समझते हैं। कहीं अगर आपको केमिस्ट्री शो करनी हो, बेंजीन रिंग बना दो। ओके, तो बेंजीन इज अ वेरी फेमस मॉलिक्यूल, दैट इज वाई इसी से समझते हैं कि क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ को कर पाएगी, कुछ को नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक इंसान से एक्सपेक्ट करो कि उसका मैथ्स भी अच्छा हो, उसकी हिस्ट्री भी अच्छी हो, उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे हो। ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं हो सकते। वो कोई एक में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 2 में कर सकता है, 3 में कर सकता है, बट सब में नहीं कर सकता। वैसा ही कुछ कुछ है कि ये स्ट्रक्चर आपको सारी चीज एक्सप्लेन करके नहीं दे सकती। कैसे, देखिए, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं बेंजीन रिंग को, थोड़ी दिखने में थोड़ी अच्छी दिखाई दे। ये हुई, दूसरे कलर से इसमें डबल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हुई बेंजीन रिंग। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये आपका है पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, और बाकी सब है सिग्मा। अगर हम कह सके यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पे क्या है, C सिंगल बॉन्ड C।
यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन होती है, ये बातें सब आपको पता है। बेसिकली जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि बेंजीन के अंदर दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक सी डबल बॉन्ड सी और दूसरा होता है सी सिंगल बॉन्ड सी। ओके, यूजुअली जो इससे पहले क्या होता था कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है सी डबल बॉन्ड सी की, वो अराउंड जो बॉन्ड एनर्जी होती है सी डबल बॉन्ड सी की और सी सिंगल बॉन्ड सी की, आपको पता है कि डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ओके, या बॉन्ड लेंथ से आप देख लीजिए, बॉन्ड लेंथ देख लीजिए कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सी डबल बॉन्ड सी की कम होगी और सी सिंगल बॉन्ड सी की ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, और एक पर्टिकुलर निकाला जाता है कि भाई सिंगल बॉन्ड अगर कहीं कार्बन के बीच में है तो इतनी बॉन्ड लेंथ होगी, डबल है तो इतनी होगी। बट जब बेंजीन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो इसमें पाया गया कि सारे बॉन्ड्स जो है सेम है। होना क्या चाहिए था भाई, मान लिया इसकी बॉन्ड लेंथ होती 1.3 और इसकी हो जाती 1.5, फिर इसकी होती 1.3, फिर इसकी होती 1.5, फिर 1.3 और फिर यहाँ पे 1.5। ऐसा कुछ होना चाहिए था, मतलब दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी। सीधी सी बात ये है, क्योंकि दो तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, डबल और सिंगल। तो कुछ ऐसी मिलती भाई, आपको 3 बॉन्ड मिलते छोटी बॉन्ड लेंथ के, 3 बॉन्ड मिलते बड़ी बॉन्ड लेंथ के। पर ऐसा नहीं होता। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो सारे के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल्स हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जितने 6 बॉन्ड है, 6 ही बॉन्ड है यहाँ पे, 2 4 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम पाया गया। और ये था बिटवीन कहीं सी डबल बॉन्ड सी से सी सिंगल बॉन्ड सी के बीच में। मतलब जितनी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है उससे और जितनी सिंगल की होती है उन दोनों के बीच में कहीं लाई करता था, ये एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कुछ क्या बोलते हैं थ्योरीज दी जाती है या कुछ चीजें होती हैं कि आपने कुछ रूल्स चले आ रहे हैं कि भाई ये चीज ऐसे होती है, ये वैसे होती है, बट उसके अलावा अगर कुछ नई चीज आ जाती है जो कि पुराने चले हुए रूल्स के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रही, तो फिर कुछ नई हाइपोथेसिस आती है, कुछ नई चीजें साइंटिस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, अलग अलग थ्योरीज लगाते हैं और उनमें से जो बेस्ट उसको एक्सप्लेन कर सकती है वो आगे चल के क्या होती है, मतलब फॉरवर्ड की जाती है। तो वैसा ही कुछ था। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही आया रेजोनेंस। यहाँ पे ये बताया गया कि अब ये स्ट्रक्चर, तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर बेंजीन की हम लोग ड्रॉ करके चले, जो कि हम यही यूज करते हैं, तो आप तो इससे तो आप मतलब कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को। आप कह रहे हो कि इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं, बट एक्सपेरिमेंट कहता है कि इसमें तो सारे बॉन्ड जो एक जैसे हैं। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज को? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया कि बेंजीन की 2 अलग अलग तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। ओके, कैसे बनेंगी? ये वाला बॉन्ड आप यहां मूव कर दीजिए, ये यहां कर दीजिए, ये यहां कर दीजिए, तो ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे और ये गया यहाँ पे। अब ये और ये बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, सेम टू सेम, बट दोनों में डिफरेंस किस चीज का? पाई बॉन्ड का डिफरेंस है। पाई बॉन्ड अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन के बीच में है, यहाँ पे 2 और 3 कार्बन के बीच में। तो सिर्फ पाई बॉन्ड का डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। कार्बन जहाँ थे वही है, हाइड्रोजन जहाँ थे वहाँ वही है, जितने नंबर ऑफ पहले से सिग्मा बॉन्ड थे और जितने पाई बॉन्ड थे अभी भी उतने ही हैं। तो चेंज काहे में आया है? सिर्फ शिफ्ट हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आरएस। इनको कहेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल पहले अगर न्यूट्रल था, जो चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर पहले था आगे भी वही रहेगा। मतलब जितनी भी स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, तो सही सेम है। आगे इसके रूल्स देखेंगे हम कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वो सारे रूल्स भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये कह रहे थे कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, अब एक्सप्लेन तो ये भी नहीं कर पा रही। इसमें आपने क्या किया है, बॉन्ड जो है शिफ्ट किए हैं, बाकी है तो सेम। ये भी वही बात कह रही है कि 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, अभी भी
जो है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल चीज निकल के आई थी, उसको हम अभी भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा जाता है कि एक मॉलिक्यूल की आप बहुत सारी जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है उतनी बनाओ, उसके बाद बनती है एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, वो कैसी होती है? आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी इन दोनों को देख के कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। तो डबल बॉन्ड सारे एटम्स पे मूव कर रहा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो है, सिंगल तो सिग्मा तो है ही सबके बीच में, वो तो है ही, सिग्मा के बाद पाई बनता है ना, तो पाई भी सब जगह बना हुआ है। तो इसको आप ऐसे शो कर दे डैश डैश करके, पाई बॉन्ड को। ठीक है, हमने पाई बॉन्ड को ऐसे सारे एटम्स पे दिखा दिया। ओके, तो इसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकती है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये वाली नहीं कर सकती बट ये कर सकती है। ये सही कह रही है, ये कह रही है कि भाई ना तो सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, ना डबल है, कहीं बीच में है सिंगल और डबल के, क्योंकि सब पे डबल जा रहा है और कंप्लीट डबल भी नहीं है। तो पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है? वो इमेजिनरी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है और आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। नो, दोनों की दोनों इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स है, बना बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है कि भाई ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है वो ये वाली होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई किसके ऊपर, आगे जब हम चार्ज वाली की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब पता चलेगा कि चार्ज किस किस के ऊपर जा रहा है। इससे पता चलता है कि जब आने वाला रिएजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो वो कहाँ अटैक करेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? रेजोनेंस से, कि किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, कहाँ से कौन स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए ये सब हमको जानने होंगे और उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस अब आपको समझ आया कि रेजोनेंस है क्या? इट इज बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के बाहर नहीं। ठीक है, बाहर से अगर आप कोई भी एटम ले आओ, कोई इलेक्ट्रोफाइल ले आओ और यहाँ शिफ्ट कर दो और बोलो कि वो रेजोनेंस है, वो नहीं है। एक ही जो मॉलिक्यूल है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल गोल जैसे भी हो घूम रहे हैं, उसी के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां। जितनी भी पॉसिबल इस टाइप के स्ट्रक्चर बन सकती है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, उतनी हम ड्रॉ करते हैं। किसी के लिए 2 बनेंगी, किसी के लिए 4 बनेंगी। इन्हीं सबको हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, अब हम देखेंगे रेजोनेंस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कहाँ पे पॉसिबल है और कहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये चीज भी हमको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है और कहाँ पे नहीं हो सकता। ओके, तो क्या क्या कंडीशंस है फटाफट देखते हैं, और इनको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2-4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखोगे ना, आपको खुद याद हो जाएगा। कुछ कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं, 1-2 जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, 1-2 रूल्स है जो दिमाग में रखने हैं। ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है कि हाँ मैंने सही बनाई है कि नहीं बनाई। 15-20 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लीजिए, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपने सीधा रिएक्शन जब आप करोगे, मैकेनिज्म जब आप करोगे, वहां पे ध्यान देना है। वहां पे जब कॉन्जुगेशन आएगा, रेजोनेंस आएगा, कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, वो नोटिस करना है। ठीक है, तो रटना नहीं है, कुछ भी समझना है बस। पहला पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द हाइब्रिड मस्ट कन्फर्म टू द रियल लुईस स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो कोई भी ऊल जलूल नहीं बना देनी। ठीक है, जितना जो एटम जितने बॉन्ड बना सकता है, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, लुईस स्ट्रक्चर होनी चाहिए, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल कर रहे हो, इमेजिनरी बना रहे हो तो कुछ भी बना दो। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है
तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको 5 ही यूज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि 5 की जगह 6 यूज कर लिए। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 ही बनाएगा, आप ये नहीं कि उसके 5 बॉन्ड बना दोगे, ठीक है। तो क्या कहाँ पे जो बेसिक केमिस्ट्री है उसको नहीं भूलना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम, किसके ऊपर प्लस चार्ज आ सकता है, किस पे नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, ये सब चीजें, प्लस वो एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लुईस के रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको बनानी है। सेकंड है द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मस्ट बी आइडेंटिकल, ठीक है, और ऑलमोस्ट द सेम इन एवरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि जो एटम्स हैं उनको नहीं छेड़ना, एटम्स जो जहां थे वो वहीं रहेंगे, एटम्स को आपने इधर से उधर शिफ्ट नहीं करना है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, अभी समझ आ जाएगा। ये पॉइंट याद रखने वाला है, क्योंकि कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है जिसमें एटम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें एटम शिफ्ट किया हुआ होगा। इसको हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये कोई कंपाउंड है आपका ऑर्गेनिक, इसकी मैंने एक दूसरी फॉर्म बना दी, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन यहां गया, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये गया अपना यहाँ पे, इसके ऊपर माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, OH आ जाएगा, वहां डबल बॉन्ड आ गया। तो बेसिकली डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया है। अब आप देख के बताइए, सोचिए कि क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, सोचिए इनको देख के कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है कि नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, जितने पाई बॉन्ड पहले थे उतने ही बने, पहले भी 2 पाई बॉन्ड थे, अभी भी 2 पाई बॉन्ड है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि एटम भी शिफ्ट हो गया है। यहां से हाइड्रोजन एटम कहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे देख रहे हो, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट हो गया है। और ये याद रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम यू कांट शिफ्ट एटम, एटम की शिफ्टिंग नहीं हो सकती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये क्या है, ये है टोटोमर्स, आइसोमर्स है ये, ठीक है। ये आपकी कीटो फॉर्म है और ये कैसी फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। याद आया कुछ, ये कीटो फॉर्म, ये इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपस में कन्वर्ट होती रहती है। तो ये आइसोमर्स है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये याद रखना। एटम शिफ्ट नहीं हो सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। अब चलिए वापस रूल पे चलते अपने। ये हो गया सेकंड, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वही बात जो मैंने बताई है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करना है। इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करेंगे कभी इस एटम पे, कभी उस एटम पे, कभी यहाँ, कभी बॉन्ड बनेगा, कभी टूटेगा। 2 बातें याद रखनी है, पहली एटम शिफ्ट नहीं होंगे, दूसरी मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज था ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर, जब आप उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वही चार्ज रहना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल था तो न्यूट्रल रहना चाहिए, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो चार्ज उतना ही रहना चाहिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी पाई बॉन्ड किसी में 2 किसी में 3, क्योंकि वो टूट जाते हैं, तो ये हो सकता है। बट नंबर ऑफ एटम जो है सेम रहेंगे, एटम शिफ्ट नहीं करने हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ही घुमाना है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं लेके जाना। और लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया है आपको कि आपको क्या करना है, हाँ, कीटो इनोल वाले एग्जांपल से हमने देख लिया कि एटम सेम रहेंगे। ओके, अब देखते हैं अगला, द एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल से कंफ्यूज नहीं होना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म एक ही बात है, इंटरचेंजेबल टर्म्स है। मस्ट बी नियरली सेम, एनर्जी जो होती है इन फॉर्म की रेजोनेंस हाइब्रिड की सबसे कम होती है, बाकियों का आप ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम होगी, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, तो जो ज्यादा स्टेबल होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अब स्टेबल देखने के लिए भी कुछ रूल्स है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, कैसे देखोगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है। बेसिक रूल्स है, बिल्कुल याद रखने वाला कुछ भी नहीं है, बेसिक रूल्स है, चार्ज कि कहाँ पे चार्ज कैसे होगा, ये सब चीजें।
नेक्स्ट है ऑल रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली। सारी स्ट्रक्चर्स इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करती है रेजोनेंस हाइब्रिड में। रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिकली सबको मिला के बनाई जाती है, बट जरूरी नहीं सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, किसी का ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगी उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा और जो कम स्टेबल होगी उसका कम कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये बात हमको यहाँ पे याद रखनी है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है जो ये वाला, देखिए किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है 1,3 ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल है। ये रही आपकी 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, तो ये वाला जाएगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर आया प्लस चार्ज, इसके ऊपर आया माइनस चार्ज। ठीक है, माइनस चार्ज आया। अब ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं, 3 पॉसिबल है इसकी। अब इनमें से आपको देखना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, विच वन विल बी मोर स्टेबल। ज्यादातर स्टेबल ही पूछा जाता है, बट ऑर्डर भी पता होना चाहिए, कौन सी सबसे ज्यादा कौन सी सबसे कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज वाली स्ट्रक्चर्स के साथ कंपेयर करोगे, आपको पता है चार्ज जहां भी आ जाएगा, चार्ज का मतलब क्या है, प्लस और माइनस। एक के पास खाली डब्बा और दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये वाला कार्बन, इसके पास खाली ऑर्बिटल, और ये लास्ट वाला इसके पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा मान के चलो कि एक के पास चार्ज में होते हैं लोन पेयर, और जो है बॉन्ड बनने में क्या, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर इज मोर, बॉन्ड पेयर जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब बॉन्ड में होते हैं, वे ज्यादा स्टेबल होते, वो वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो चार्ज वाली से न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल। अब करना है कंपेरिजन किसमें, सेकंड में और आपको थर्ड में। ठीक है, अब सेकंड थर्ड में आप देखिए कि कार्बन कार्बन है, दोनों एटम, कार्बन के ऊपर प्लस कार्बन के ऊपर माइनस, तो यहाँ पे दोनों इक्वली स्टेबल होंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, और उसके बाद ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल, क्योंकि दोनों सेम ही है, बस चार्ज इधर से इधर गया। अगर एटम भी अलग अलग होते तब भी हम कंपेयर कर सकते थे। तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछी जाए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि विच वन इज द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, तो फर्स्ट वन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट फर्स्ट करेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैविंग लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। देखिए, अगर सेम चार्जेस हैं तो वो कैसे होने, सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन, प्लस प्लस अगर है, ठीक है, प्लस प्लस अगर है तो कैसे होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। तो सेम चार्जेस पास में अगर है किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो वो सबसे कम क्या होगी, स्टेबल होगी, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। कहने का मतलब ये है कि सेम चार्जेस पास पास नहीं होने चाहिए, सेम चार्जेस दूर दूर हो, और डिफरेंट चार्जेस पास पास हो। प्लस और माइनस जितना पास पास होगा, पास के एटम्स पे, पास पास मतलब पास के एटम्स पे, एक एटम्स पे नहीं, एक ही एटम पे नहीं, एक एटम पे इधर प्लस है। मान लो ये आपको कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, ठीक है, अगर इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है, और दूसरी वाली में क्या हुआ, इसके ऊपर प्लस है और माइनस चला गया इसके ऊपर, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये वाला इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, खाली डब्बा मतलब खाली ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या करेगा, एक तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये इसको स्टेबलाइज कर देगा, एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे यहाँ पे, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी, जबकि यहाँ पे दूर हो गया है इससे, तो ये कम स्टेबल होगी। तो सेम चार्जेस दूर दूर होने चाहिए और ऑपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम। मतलब बना तो आप कितने भी सकते हो, दूर भी बना सकते हो, बट सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगी अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर्स विद आइसोलेटेड अनलाइक चार्जेस, ये मैंने जो आपको अभी बताया है, ठीक है।
जैसे इसमें क्या है, स्ट्रक्चर सेकंड ऑफ फिनोल हैज मोर कंट्रीब्यूशन। 3 स्ट्रक्चर्स आपके सामने है फिनोल की। यहाँ पे क्या है, देखिए फिनोल में जब रेजोनेंस आप करोगे तो ये लोन पेयर जाएगा इधर, ये जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आया माइनस, यहाँ आया प्लस। ठीक है, अब आप इसको एक और मूव कर दो, ये गया यहाँ और ये गया यहाँ, तो माइनस आया यहाँ, प्लस आया यहाँ। अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कम है। प्लस और माइनस चार्ज इसमें पास पास है, इसमें दूर है, तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल। मतलब स्टेबल नहीं कह सकते, बट जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वाली का होगा, इसके कंपैरिजन में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मान लो 70% इसका होगा और बाकी इसका होगा, कुछ ऐसा फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन, जब आप किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे कार्बोनिल में देख लीजिए, ये है कार्बोनिल। अगला पॉइंट समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। कार्बोनिल है, अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बना सकते हो, इसके ऊपर प्लस, या फिर ऐसे बना सकते हो, ये बॉन्ड हमने तोड़ा है, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, इस वाले पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि माइनस चार्ज जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, कुछ इसमें रूल बनाने जैसा है भी नहीं, ये बहुत बेसिक रूल है कि माइनस चार्ज जहां स्टेबलाइज होगा वो वहीं जाएगा, आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते उसको। कार्बन है और ऑक्सीजन है, आपको पता है कि भाई माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है तो उसको ऑक्सीजन पे ही लगाइए, प्लस इस पे ज्यादा स्टेबल है तो वो इस पे लगेगा। तो ये वाली आप जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली नहीं कर सकते। तो ड्रॉ करते टाइम रूल ध्यान रखने हैं ये वाले कि प्लस चार्ज वहां लगाइए जहां स्टेबल हो, माइनस वहां लगाइए वो जहां स्टेबल हो। नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, एटम की शिफ्टिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन के अंदर ही जो है पाई इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल के अंदर ही पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन आपने करना है। ठीक है, ये हुए कुछ रूल्स। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है इसकी। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड गया यहाँ, ठीक है, इसके बाद ये वाला गया यहाँ, तो पाई बॉन्ड आया यहाँ, इसके ऊपर माइनस, माइनस चार्ज यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप एक उल्टा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख ली कि ये यहाँ आया और ये जो है हाँ, ये वाला बॉन्ड आपने कैसे ब्रेक कर दिया, ये वाला बॉन्ड आपने इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि ये वाला यहाँ आया और ये यहाँ शिफ्ट कर दिया। बट ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला जो है, ये वाली सबसे कम स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो ऑक्सीजन प्लस अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं अब एग्जाम्पल समझते हैं कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे ड्रॉ करनी है। थ्योरी मतलब रूल्स पढ़ने से बेटर है कि हम एग्जाम्पल करते जाएं और उसी के बीच बीच में अगर कोई पॉइंट आएगा तो वो समझते जाएं। तो सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं। एसीटेट आयन आपको पता है, CH3 COO नेगेटिव, CH3 एक कार्बन, इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो और यहाँ हुआ आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, ये होता है कार्बोनेट आयन। अब ये वाली स्ट्रक्चर को आप अगर नॉर्मली देखोगे तो कहोगे भाई किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और किसी एक के साथ डबल बॉन्ड है, बट इसको प्रूव कैसे करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों सेम है कि किस वाली ऑक्सीजन के साथ माइनस चार्ज है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, और किस वाली के साथ डबल बॉन्ड है। तो इसी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई। हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। ये ऑक्सीजन कहेगी कि मेरे साथ पार्शियलिटी क्यों, मेरे सर पे क्यों रहे हैं माइनस चार्ज, उसके क्यों नहीं, उसको इतना एडवांटेज क्यों है। तो इसीलिए ये हो सकता है ऐसे भी, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज, ये लो। अब फिर वो कहेगी कि ऐसा क्यों भाई, अब मेरे साथ ही क्यों। तो इसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया कि भाई सबको बराबर बांट दिया जाए। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनेगा इसका। चलो सिंगल सिंगल तो बना ही दिया सबके साथ, डबल बॉन्ड इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, तो डबल बॉन्ड को हम ऐसे दिखा देते हैं।
डैश डैश करके, है ना, क्योंकि दोनों पे दिखा दिया, अब कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, दोनों पे बराबर दिखा दिया कि चलो कुछ देर इसके पास, कुछ देर उसके पास, बार बार रोटेट कर रहा है, हमने दोनों पे दिखा दिया है। तो माइनस चार्ज क्या है, इसके ऊपर आप दिखा, इसको ऐसे लिख सकते हो -12 इधर और -12 इधर, ठीक है, आधा चार्ज इधर आधा इधर, क्योंकि चार्ज भी तो बांटना पड़ेगा भाई, पाई बॉन्ड बांटा है तो चार्ज भी तो बांटना पड़ेगा, तो -12 इधर -12 इधर। ओवरऑल यहाँ पे कितना चार्ज था, माइनस चार्ज था, -1, यहाँ भी कितना है -1, यहाँ भी कितना है -1। एटम्स की पोजीशन सेम है, एटम कोई शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज ओरिजिनल था वही रहना चाहिए जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हो, ओके। और रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको पता है कि जिसके ऊपर चार्ज डिलोकलाइज कर रहा है वहां पे चार्ज मेंशन करना है, जहां पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहा है वहां पे बॉन्ड को इस तरीके से डैश डैश करके दिखाते होते हैं। इसको आप -12 लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो डेल नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा, डेल का मतलब पूरा नहीं, थोड़ा, पार्शियल नेगेटिव इधर, पार्शियल नेगेटिव इधर, टोटल ऐड कर दोगे तो उतना ही होगा जितना कि यहाँ पे था। तो ये हुई इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड। ये वाली से आप बता सकते हो, अगर आप इसको लेके जाओगे तो आपको दोनों बॉन्ड, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करोगे तो दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम मिलेगी, इसमें भी। तो ये वाली बात आप इन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी एक डबल है, एक सिंगल है, बट इसमें ना डबल है ना सिंगल है, डबल और सिंगल के बीच का है। तो वो चीज उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये पूरा तामझाम करना पड़ा साइंटिस्ट को कि पहले अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाए, फिर बताए कि भैया ऐसे घूम रहा है, ऐसे हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। कि जो बॉन्ड लेंथ जो है, ये जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है, ये दोनों बॉन्ड लेंथ आपकी सेम क्यों आ रही है, इतनी सी बात को बताने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा है। तो आपको समझ आया होगा कि ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्स जो है नहीं वो करती, ठीक है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करती, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बोनेट आयन का सेम है। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-। अब मैं बिल्कुल शुरू से बता देती हूँ आपको कि कैसे करेंगे। कार्बन सेंट्रल एटम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है और 2 माइनस चार्ज है। चलिए, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, ठीक है। अब 2 माइनस चार्ज हैं तो किसी भी 2 के ऊपर एक एक लगा दो। अब जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो एक बॉन्ड बनाएगा और जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो 2 बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अब इसी की रेजोनेंस आप बनाते जाओ। कैसे बना सकते हो भाई, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं इस ऑक्सीजन को कह दूं ऑक्सीजन नंबर 1, इसको कह दूं 2, वैसे ये इक्वल है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं कह रही हूँ, इसको कह दूं 3। अभी जो बॉन्ड कार्बन ने बनाया है वो 1 के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो वो ये लड़ाई करेंगे बाकी 2 कि हमारे साथ भी बनाओ। चलो भाई बनाते हैं। तो अब ये ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर आप माइनस ले जाओ, डबल बॉन्ड इसके साथ ले आओ दूसरे वाली ऑक्सीजन के। अब आप क्या कर सकते हो, एक और बना सकते हो, तीसरे वाला लड़ेगा कि मेरे साथ भी होना चाहिए डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर, इधर माइनस, इधर माइनस। और कोई पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल है ही नहीं, सेम है। अगर आप अगली बनाओगे तो उसके जैसी आ जाएगी, ठीक है। जब तक आप पहली सेम पेरेंट जो पहली स्ट्रक्चर थी उसके जैसे नहीं पहुंचे तब तक बनाते जाओ। तो अगर एक और बनाओगे तो ऐसी आ जाएगी। तो अभी इतनी ही एग्जिस्ट करेंगी। अब इसकी बना दो रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, इसको ऐसे डब्बे में बनाते हैं, क्योंकि भाई यही तो है जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रही है। ये तो जस्ट एक बीच का इंटरमीडिएट्स है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये हुआ ऐसा, तीनों के साथ सिंगल सिंगल तो बना ही है। अब डबल जो बना है वो रोटेट कर रहा है, तो उसको ऐसे ऐसे दिखा दो आप, डबल यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, ऐसे। और माइनस चार्ज इसके ऊपर -1/3 कर दो, इसके ऊपर -1/3 कर दो। सॉरी 1/3 नहीं आएगा क्योंकि टोटल चार्ज था 2, तो इसको आप इक्वली कर दो। ऐसे दिखा सकते हो, या तो बाहर लिख दो इसके -2
ठीक है, या फिर अगर सब पे दिखाना है तो डेल दिखा सकते हो, डेल नेगेटिव, या फिर डब्बे में बंद करके, सबसे इजी है कि डब्बे में बंद करके उसके बाहर चार्ज लिख दो -2, सबके ऊपर इक्वली बटा हुआ है। तो ये हुई इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, है ना, 3 ऑक्सीजन। ये बेसिक लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें कुछ है नहीं है ऐसा। यहाँ एक के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और बाकी के साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक के साथ डबल बॉन्ड है, बाकी के साथ कोऑर्डिनेट है। अब क्या करना है, आपने नंबरिंग दे के सीधा घुमाइए डबल बॉन्ड को। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, सेम 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगी। उसके बाद बना दो रेजोनेंस हाइब्रिड, सिंपल है। नेक्स्ट है डाइएजोमीथेन CH2N2। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसमें क्या करेंगे हम, ये माइनस यहाँ गया, ओके, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला गया, तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो इस तरीके से बन सकती है। नेक्स्ट वन विनाइल क्लोराइड की है। देखिए इसकी कैसे बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ है Cl। अब इसमें आप क्या करोगे, Cl जो है, जो हेलोजेंस होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक केस है हेलोजेंस का, कि हेलोजन अगर कहीं पे भी है, हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इनकी बट इसके अलावा भी इनका एक नेचर है जो आपको नहीं ध्यान होगा। वो क्या है कि ये लोन पेयर डोनेट भी कर देते हैं। ओके, तो हेलोजेंस के साथ बहुत मतलब केयरफुल रहना है कि कहाँ डोनेट करेंगे, कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लोन पेयर भी तो है Cl के पास, तो लोन पेयर क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, इसके ऊपर माइनस CH डबल बॉन्ड Cl और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। तो इस तरीके से आप जो है इसको बना सकते हो। इसके ऊपर आया प्लस चार्ज, इसके ऊपर आया माइनस चार्ज। अब ये न्यूट्रल था मॉलिक्यूल, अभी भी न्यूट्रल ही है। अब आप ये कहोगे कि ये तो चेंज हो गया, मैम आपने रूल कहा था कि जो चार्ज नहीं है तो चार्ज नहीं रहेगा। भाई एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रलाइज हुए ना, जितने प्लस उतने माइनस तो न्यूट्रल ही है। अगर प्लस या माइनस में से कोई एक ज्यादा हो जाता, यहाँ पे एक सिर्फ प्लस रहता, माइनस नहीं आता, तो फिर ये न्यूट्रल नहीं रहता मॉलिक्यूल। तो जितने प्लस उतने माइनस तो न्यूट्रल ही है ठीक है, आप देखिए इसका इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या कर सकते हैं कि उसके अलावा क्या कर सकते हैं उसके अलावा एक और ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है इधर चला जाए। एक और ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाए, तो इसके ऊपर आएगा प्लस CH2, इसके ऊपर आया प्लस CH डबल बॉन्ड Cl, इसके ऊपर आया माइनस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी तो कर सकता है। ठीक है, तो ये बनी इसकी कितनी स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर बनी। अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का देखने के लिए रूल लगाना है पहला, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, जिसमें न्यूट्रल तो तीनों है, जिसमें चार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, पहले वाली। ठीक है, ये वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद आपने देखना है, उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा था कि कहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल है और कहाँ पे माइनस चार्ज स्टेबल है। उसके बाद स्टेबिलिटी का खेल है सारा। तो देखिए किस में प्लस चार्ज स्टेबल है यहाँ पे क्या है कि इसके बाद जो आपकी स्टेबल होगी वो होगी बी वाली, ये वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज जो है कार्बन के ऊपर, यहाँ कोई स्टेबलाइज करने के लिए नहीं है। ठीक है, अगर कोई कार्बोकैटायन को यहाँ स्टेबलाइज करने के लिए होता तो इसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होता, तो बी और उसके बाद आ जाएगी सी। नेक्स्ट वन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जैसे कि किसके अंदर था, यहाँ भी सेम होगा भाई, एक साथ डबल बॉन्ड है, एक के साथ इधर हाइड्रोजन इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, माइनस इधर जाएगा, तो सेम हो। आप एनिलीन का देखते हैं, एक एग्जांपल एरोमेटिक्स का। एनिलीन क्या होती है, ये होती है एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप NH2 लगा दोगे तो एनिलीन बोलेंगे इसको, या फिर एरोमेटिक एमीन भी कह सकते हैं। एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन पढ़ा होगा ना। तो एरोमेटिक एमीन ये है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं है। इसके पास है लोन पेयर
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि घुमाना कैसे है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने बताया था कि घुमाना कैसे है, किस किस तरीके का हो सकता है। देखिए कॉन्जुगेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, पाई पाई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब पाई पाई बॉन्ड ही घूम रहे हो, जैसे कि बेंजीन का, या फिर ये वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये इधर और ये इधर, ये कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका प्लस चार्ज। ठीक है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और वहां जाएगा माइनस चार्ज। ओके, तो मतलब कहने का ये है, यहाँ पे सिर्फ पाई पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं। अब पाई पाई के अलावा और क्या हो सकता है, पाई चार्ज भी हो सकता है। चार्ज मतलब या तो प्लस या फिर माइनस, जैसे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आया आपका इधर ये, और प्लस चार्ज इधर डीलोकलाइज कर दिया। तो डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हो सकते हैं। पाई पाई हो सकता है, पाई चार्ज हो सकता है, सेम माइनस का भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे पाई बॉन्ड नेगेटिव, तो नेगेटिव इधर चला गया, पाई बॉन्ड इधर चला गया, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन मतलब कभी यहाँ कभी वहां, कभी चार्ज यहाँ कभी वहां, कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कभी वहां। तो पाई चार्ज हो सकता है, इसके अलावा पाई फ्री रेडिकल हो सकता है। अगर आप इसकी जगह यहाँ पे रेडिकल लगा दोगे तो फ्री रेडिकल डीलोकलाइज करेगा। ओके, इसकी जगह लगा दो अब रेडिकल, रेडिकल। ठीक है, पाई रेडिकल हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, पाई लोन पेयर हो सकता है, अभी तो देखा था लोन पेयर का। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लगा दूं अगर मैं नाइट्रोजन NH2, तो NH2 इसके पास लोन पेयर, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पाई और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन। इसके अलावा आपका हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, लोन पेयर के साथ हो सकता है चार्ज का। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के डीलोकलाइजेशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ पाई पाई हो। जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि सिर्फ पाई पाई बॉन्ड का नहीं हो सकता, डीलोकलाइजेशन में लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकता है। बस वो आपने देखना है कि फ्लो किधर से किधर जाएगा, लोन पेयर की तरफ से जाएगा, नेगेटिव आयन की तरफ से जाएगा, और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ शुरू कहाँ से करेंगे, लोन पेयर से। ये लोन पेयर इसके पास, ये जाएगा इधर। बेंजीन रिंग जो होती है, इसका बहुत ही स्पेसिफिक नेचर है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है। इसका नेचर वैसे, ये इलेक्ट्रोफिलिक एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करती है। इसीलिए बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ भी रिएक्ट करती है और न्यूक्लियोफाइल्स के साथ भी। तो बेंजीन का अपना नेचर नहीं होता, इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसी से इसका नेचर बदल जाएगा। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला लगा है तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, अगर विड्रॉइंग वाला लगा है तो कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे लगा है नाइट्रोजन, जिसके पास होता है लोन पेयर, मतलब ये डोनेटिंग नेचर का है, तो ये यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर आया प्लस चार्ज, और यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, एक माइनस यहाँ पे आया, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक यहाँ। अब इसको और घुमाते जाइए, बेंजीन रिंग के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर बनेगी। ये वाला जाएगा आपका चार्ज यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ। ऊपर वाला सेम रहेगा, यहाँ पे यहाँ बॉन्ड, और यहाँ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ और बॉन्ड यहाँ पे। माइनस यहाँ यहाँ। अब अगर मैं वापस इस बॉन्ड को यहाँ लेके जाऊं तो ये वाला चला जाएगा यहाँ, और वापस हमें पहले वाली स्ट्रक्चर ही मिल जाएगी। तो इससे ज्यादा स्ट्रक्चर इसकी नहीं बन सकती, ये वाली स्ट्रक्चर बनी है रेजोनेटिंग। अगर मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो वो कैसे होगा, NH2, जहां जहां डबल बॉन्ड गया है वही वही हमको शो करना है। यहाँ हो सकता है
यहाँ हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड शो करना है। ओके, तो ये हम जो है बेंजीन रिंग के अंदर हमेशा डीलोकलाइजेशन ऐसे ही होगा, ऑर्थो और पैरा पे ही हमेशा चार्जेस जाएंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। बस फ्लो देखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो या तो रिंग के अंदर की तरफ होगा या फिर रिंग की तरफ से बाहर की तरफ होगा। जैसे अगर मैं यहीं पे नाइट्रो ले लूं, नाइट्रो ग्रुप अगर लगा है ठीक है, ये होता है आपका नाइट्रो ग्रुप। अगर ये लगा है तो क्या होगा, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, तो बेंजीन रिंग की तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होके यहाँ जाएगा। अब जो है रिंग के ऊपर आएगा, पहले रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब रिंग के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसे होगा और यहाँ आएगा प्लस चार्ज। अब यही प्लस चार्ज को आप क्या करोगे, डीलोकलाइज करते जाओगे, ये जाएगा इधर, प्लस चार्ज अब चला जाएगा पैरा पोजीशन पे, सेम आप उसको रोटेट करोगे तो दोबारा इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो टोटल इसकी 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगी और उसके बाद हम बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखनी है। फिनोल का है, फिनोल के केस में भी क्या होगा, फिनोल में क्या है, OH होता है और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। तो ये यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बट उससे ज्यादा डोमिनेट करता है बेंजीन रिंग के ऊपर आने पर रेजोनेंस। ठीक है, जहां रेजोनेंस पॉसिबल होता है वहां वो इंडक्टिव इफेक्ट से जीत जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस का हम देखेंगे। तो लोन पेयर इधर जाएगा, मतलब रिंग के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके, सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताई थी कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है रेजोनेंस से। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल जो होगा वो स्टेबल होगा। ओके, तो बॉन्ड लेंथ में भी चेंजेस आते हैं कि नॉर्मल जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो हमने शुरू में ही देखा था कि डबल बॉन्ड की नहीं है, सिंगल बॉन्ड की नहीं है, वो बीच में हो गई है डबल और सिंगल बॉन्ड के। तो बॉन्ड लेंथ में चेंज आएंगे, बॉन्ड एनर्जीज में चेंज आएंगे और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ओवरऑल मॉलिक्यूल की एनर्जी घट जाएगी। तो ये सारे जो है इम्पैक्ट होते हैं किसके, रेजोनेंस के। तो हमने जो है आज रेजोनेंस को देखा। अब आप जो है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।